बड़े हमें कहते थे, लेकिन हम ना समझते, उनकी बात नहीं समझते थे। कहते थे बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे इस राह में। तो हमारी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई इजलास हुए, हमने याद दहानी भी कराई इत्यादियों को। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं थी। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ। जी नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने बात सुनी, अख्तर मैंगल ने आज पार्लियामेंट में ये गुफ्तगू की और बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया। इनके अलग होने से क्या वाकई पीटीआई की हुकूमत ख़तरे में है, वफाक ख़तरे में है? अब पीटीआई की सियासत और हिकमत अमली क्या होगी, और ख़ुद बीएनपी ने अब क्या फ़ैसला किया है? क्या हुकूमती बेंचों पर बैठेगी या अपोजिशन का रुख करेगी? इस पर हमारे साथ बीएनपी के अहम रहनुमा सना बलोच ने हमें कोयटा से ज्वाइन किया है, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सना साहब, अभी हमने गुफ्तगू सुनाई अख्तर मैंगल साहब की, उन्होंने जो आज अनाउंसमेंट की अलहदगी की। अब आपकी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली क्या है? आप हुकूमती बेंचों में बैठेंगे या अपोजिशन में शामिल होंगे? क्या हिकमत अमली बनाई है, या विफाक आपको फिर मना लेगा और आप फिर इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे? क्या हिकमत अमली है? उस्मान साहब, आप और सीनियर तजज़ियेकार आप मामला को समझते हैं। हमने जो हुकूमत से अलगगी का फैसला किया, या हम हुकूमत में का जो इत्यादी के तौर पर हम इसका हिस्सा थे, हमने कोई वजारत नहीं ली थी, हमने कोई मुशावरत इनसे नहीं थी, कोई मुशीरी की ओहदा नहीं लिया था, हमने इनसे कोई फाइनेंशियल या और कोई पॉलिटिकल बेनिफिट्स नहीं लिए थे। ठीक समझते हैं कि बलूचिस्तान 15-20 साल से बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब की पीटीआई की जो हुकूमत आई है उसके साथ है, बदहाली है, बदअमनी है, उसके साथ साथ इंसानी बड़े उभरते हुए मसाइल पाकिस्तान में जोर शोर से उठ रहे हैं, और इसके अलावा दौरान का वफाक के साथ एक ताल्लुक है जो एक अदम मसावात का एहसास है, बल्कि वो एहसास सिर्फ नहीं है, वो महसूस, वो बिल्कुल नजर आता है। साहब तो पर्सनली उन्होंने फिजिकली उसको अक्सर देखा है, मौजूद है। तो इन सारी चीजों को पीटीआई के साथ मिल बैठ के एक फ्रेमवर्क हल करने की पड़ेगा। 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन एक शुरुआत होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने ये फ्रेमवर्क बनाया और हमने जो 6 नुकात पहले जब उनको 2018 में इलेक्शन हुए, जुलाई में 2018 के अगस्त में जब पीटीआई की हुकूमत बनने वाली थी, तो इनको हमारे वोट की जरूरत थी प्राइम मिनिस्टर के लिए। हमने जब इनको वो इलेक्शन के लिए वो वोट दिया प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, उस वक्त हमने 6 नुकात इनके साथ साइन किए। उन 6 नुकात में ये सारी चीजें शामिल थी कि किस तरीके से बलूचिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। सही है। और उसमें हमने डेवलपमेंट रिलेटेड इशूज, गवर्नेंस के रिलेटेड इशूज, यानी हुक्मरानी से, तरक्की से, बेरोजगारी से, बदअमनी से, वफाक के साथ जो है बलूचिस्तान के शेयर के हवाले से, और डेवलपमेंट के हवाले से, जिस तरह आपने आज मेंगल साहब की तकरीर में सुना होगा, यानी बलूचिस्तान में इतनी एहसास महरूमी है, जब लोग सड़कों पे निकलते हैं, यानी वो सड़क से ही एहसास महरूमी का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में मोटरवेज बन गए, सीपैक की सड़कें बन गई, हमें कम से कम दो राया सड़क तो दे दें ताकि हम हादसात से बचें, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। फिर उसके बाद जब इनको सदारत के लिए वोट की जरूरत थी, फिर ये हमारे पास आए, फिर हमने इनको 9 नुकात रखे उनके सामने, और वो सारे नुकात, उसमें ना तो हमने किसी अपनी शुगर मिल के लिए कोई कर्जा मांगा, न हमने अपने इनके लिए बहुत बड़ी जमीनें इनसे मांगी, ना हमने इनके कहा कि जी आप हमें बहुत ज्यादा सफारती ओहदे दे दें, वजारती ओहदे दे दें, ना या बड़ी वजारत हमें दे दें। हमने सिर्फ और सिर्फ तमाम मामला को बलूचिस्तान से, और मैं ये समझता हूँ कि इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना जो है वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल 1 रुपया पैसा खर्च न करने वाला इत्यादि इनको 2 बार मिला हुआ, जिसमें आपसे अच्छा, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। बुनियादी तौर पर मैंने एक अपोजिशन में रहेंगे कि हुकूमत के साथ रहेंगे, उसमें भी मैं अफसर भाई 2 चीजें जो हैं, एक तो ये है कि आपने 9 नुकात 6 नुकात बताए। नॉर्मली हमारे यहाँ जिनको मीडिया इस किस्म का है कि आपके 6 नुकात जो हैं वो लोगों ने बुला दिए हुए हैं। सच्ची बात बताऊं, हमें मुझे अपना कसूर है, आज मीडिया का भी कसूर है। एक तो ये बताइएगा कि प्रायोरिटाइज करके बता दें ताकि आपके मुतालबात क्या थे, क्योंकि अमूमी तौर पर इस उलझन में लोगों को अंदाजा नहीं होता। एक तो ये है, और उसमें सबसे प्रायोरिटी का क्या था, जाहिर बात है
मैं जानता हूं, आप जानते हैं सब, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये बता दीजिएगा कि हुकूमत जो है वो उसके लिए क्या मुश्किल है। शिबली फराज साहब ने आज कहा कि हम मना लेंगे, नाराज नहीं होंगे। आज कहा कि क्या मुश्किल है, कोई इन मसाइल को हल नहीं करना चाहती। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बलूचिस्तान जो है इससे उसको सीपैक भी इसके हालात नहीं बदल सकी, तो ये सूरत हाल क्या होगा? जी जी। तो सर ओरिया भाई देखें, बात तो ये है, प्रायोरिटाइज करके मैं बताऊंगा। देखें, हम ये कह रहे हैं कि 15 साल से बलूचिस्तान में बदअमनी है, तशद्दुद रहा है। यहाँ पर इस वायलेंस और तशद्दुद और बदअमनी की वजह से रियासत और अवाम के दरमियान जो एक ताल्लुक होना चाहिए, एक रब्त होना चाहिए, वो टूट का शिकार हुआ। यहाँ पर अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस यहाँ पर इंसानी हकूक के बहुत से मसाइल पैदा हुए, जिसमें मिसिंग पर्सन का इशू टॉप प्रायोरिटी पे था। बिल्कुल, यानी हर घर से 2 से 3 बंदे, 4 बंदे या गली मोहल्ले से, इसने बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारे माशरे में पैदा किया। हमने कहा कि किसी भी माशरे में फेडरेशन का एक फेडरेटिंग यूनिट है बलूचिस्तान, जब आप रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ते हैं जो उसका पहला नुक्ता होता है वो इत्मीनान की बहाली, और इत्मीनान की बहाली यही है कि ये जो मिसिंग पर्सन का इशू है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इशू है, इसको आप रिजॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीज करें या उनको अदालतों में पेश करें अगर किसी बहुत बड़े जुर्म में मरतूब है। ये हमारा पहला नुक्ता था, इसमें बहुत ही सुस्ती हुई, थोड़ी बहुत ये नुक्ता जो है ये चलता आ रहा है 2005 ऑनवर्ड, आज तक भी 15 साल हो गए हुए। अच्छा, इन 15 सालों में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस नुक्ते के पीछे कौन है, क्या है। मैं उस लंबी बहस में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये मसला क्यों हल नहीं हो रहा, जो कि बहुत संजीदा मसला है। और मैं तो बहुत सारे लोगों को जाती तौर पर जानता हूं, आपको खुद पता होना चाहिए, आप तो खैर उसके उनके नुमाइंदा हैं, आपसे पूछते हैं। मैं जाती तौर पर उनकी खानदानों को जानता हूं कि जो सूरत हाल है, और इसने बहुत बड़ा एक माशरे के अंदर एक ऐसा इम्पैक्ट डाला है जिसमें खौफ की फिजा है, जिसके अंदर लोग जो है अदम इत्मीनान की मसला है। और ये अदम इत्मीनान बलोच माशरे में तो बहुत चलता है और तो सदियों तक चलता है, तो हल क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या समझते हैं आप? बिल्कुल सर, ओरिया भाई देखें, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब हम ये बातें हमने पीटीआई के साथ जब अलायंस में तो हमने उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कहा मेंगल साहब आप वजारत ले लें, आप 1-2 और ओहदे ले लें, आप कैबिनेट का बने। हमने इस पे ये ओहदे नहीं लिए, हमें पता था। हमने कहा कि देखिए जी, हमारे लोग जो है हमसे ये अभी कर रहे कि हम उनको वजारत के जाके प्रोटोकॉल में 2-4 चीजें उनके घर में चीनी दाल पहुंचाएं। हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं हमारे बच्चे वापस ले आओ। बलूचिस्तान में लोगों का रियासत के साथ जो ताल्लुक थोड़ा कमजोर पड़े, इसको मजबूत करने के लिए रिकंसिलिएशन का प्रोसेस आगे बढ़े। जब हमने बनाया उसमें स्टेक होल्डर्स काफी हैं, हमने क्या किया कि हमने इनको कहा कि इनके अमल दरामद के लिए एक तरीके का होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क डेवलप होना चाहिए। जब इनके पास टाइम नहीं था तो 3 नुकड़ी कमेटी बनी, मैं उस कमेटी का रुकन था पीएनपी की तरफ से। मैंने खुद उठा के बैठ के कंप्यूटर पे पढ़ा, इनके लिए स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए, इशू आइडेंटिफाई किए, टाइम फ्रेम डेवलप किया। इनकी तरफ से जो लोग उसमें कमेटी में इफेक्टिव इम्पैक्ट हो सकता था वो लोग हमने आइडेंटिफाई किए। फिर हमने इनको कहा कि ये तरीकेकार कमेटी नहीं करेंगे, हम ये बातचीत हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, आप ये मसाइल हल नहीं करेंगे। इवन स्टेक होल्डर जो दूसरे भी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं हमारे रियासत के स्टेट के, उनको भी इंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली बलूचिस्तान का जो क्राइसिस है वो सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो पॉलिटिकल है, वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक रिलेटेड है, वो नेशनल इंटरनेशनल भी बहुत से स्टेक होल्डर्स है। तो ये प्रॉब्लम ये हुआ कि पीटीआई की जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, अदम जिसको आप कहते हैं, इसकी वजह से भाई मैं आपको एक बताऊं, जहां रोक रहा हूं कि यानी कोरोना में सारे स्टेक होल्डर आ जाते हैं, जल्जले में सारे स्टेक होल्डर आ जाते हैं, लेकिन मिसिंग पर्सन के इश्यू के अंदर सारे, और ये बिल्कुल ठीक कहा कि पीटीआई की मैच्योरिटी जो है उसने किस तरह। आप मुझे बताइए कि क्या स्टेक होल्डर को पीटीआई ने नहीं बुलाया, इनिशिएटिव नहीं लिया, या इनको सियासत का कलब बे का शायद पता ही नहीं था कि ये कर सकते हैं? सर देखिए, पीटीआई बड़ी खुशकिस्मत पाकिस्तान की जमातों में से है जिसको बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट ने या हमारे स्टेक होल्डर्स ने बहुत पैम्पर किया, इस लेवल तक ले लिया। अभी भी कर रहे हैं। बाद अब इनकी जिम्मेदारी है कि उनको अगर जो ड्राइविंग सीट पे बिठाया था, इनकी जिम्मेदारी है कि इस गाड़ी को स्मूथली अपनी मंजिल की तरफ ले जाए। अब देखिए, जब मैंने को कहा कमेटी आप बना देते, जब इनडोर हमारी मीटिंग होती, ऑफ द कैमरा इन कैमरा हमारी मीटिंग्स होती, तो उसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स देखिए ना पार्ट एंड पार्सल बन जाते अगर हुकूमत चाहती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सीजन और मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है, जहांगीर तरीन साहब सीन से आउट थे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ऐसी जिम्मेदारी ले ली कि वो सारा दिन मुल्क से बाहर रहते हैं,
परवेज खटक साहब भी इतने एक्टिव नहीं गए। ये 3, 4, 5 बंदों के अलावा आप मुझे दिखाएं कि कोई ऐसा शख्स है पीटीआई में। हाँ नहीं ये जुल्फी बुखारी साहब हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, अब जो एक्सपेट्रिएट जो आए हुए हैं ना, यही तो कमाल है पाकिस्तान के अंदर, पीटीआई का यही तो हो चुका हुआ है। लेकिन सना भाई, एक सवाल जो आप ही की गुफ्तगू से निकला, आपने कहा गाड़ी ठीक नहीं चल रही थी, आप इसी वजह से गाड़ी से उतर गए। आप गाड़ी से उतर के अगली मंजिल आपकी क्या है, उसका जवाब दे दें मुझे। सर, हम पॉलिटिकल लोग हैं, अपोजिशन वाले यकीनन हमारे साथ बैठेंगे। 20 तारीख को एक एपीसी बुलाया है, सामने उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हम इससे पहले भी करते रहे अपोजिशन के साथ। इवन ड्यूरिंग हमारा जो अलायंस था वो बड़ा कंडीशनल था। हमारा कोई ऐसा अलायंस नहीं था कि हम कोई आपने वाज़ेह कर दिया। पहले मुझे बता दें, अपोजिशन पार्टियों में से किसी से राब्ता हुआ है या उन्होंने आपसे राब्ता किया है? यानी शहबाज शरीफ की चाहे अगर वो असेंबली में क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन के ऑर्डर्स हों, या फिर पीपल्स पार्टी के प्रोडक्शंस के ऑर्डर्स हों, या आपके बाकी पाकिस्तान में जो भी इश्यूज हुए हैं, हमने अपोजिशन का जायज चीजों पे मिल के साथ दिया है। हम अभी भी अगर हुकूमत ये समझती है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अभी ये पेंडेमिक जो आया है, ये पाकिस्तान को, और साथ में अभी ये जो लोकस्ट का जो हमारा आया है, जिसको हम कहते हैं लोकस्ट का, जी ये आपके लोकस्ट, ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से क्राइसिस कहा रहा है। ऐसे हालात में इनको तो चाहिए था कि ये एक नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, लोकस के हिसाब से मैं, चूंकि आप चागी में रहा हूं, आपको याद होगा कि चागी और खारान 2 इलाके हैं जहां से रोका जाता था, फेडरल गवर्नमेंट होती है। आप मुझे ये बताएंगे कि लोकस के अंदर क्या वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया गया है या रहता ही नहीं? क्योंकि वो बेसिकली ईरानियन बॉर्डर से वहां पर, आपको याद होगा, जहाज होता था, स्प्रे करते होते थे। इतनी इनइफेक्टिव किस्म की गवर्नमेंट हो चुकी हुई है। सर, इंस्टीट्यूशंस इतने डिक्लाइन हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस या पाकिस्तान, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का। प्लान प्रोटेक्शन का एक इदारा हुआ करता था, बहुत इफेक्टिव। आज सिर्फ एक टूटी गाड़ी जो है वो सिर्फ क्वेटा में उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, 2-3 उसके ऑफिसर्स हैं। ये डिपार्टमेंट खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया में इस पे कमीशन हैं, रिसर्च हैं, कमेटियां हैं। ये पाकिस्तान में 8-10 साल के बाद आता है, कैद साली आती है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही कह रहा हूँ कि गवर्नेंस के इतने क्राइसिस हैं पाकिस्तान में, उन पे आप घंटों बात करें, कोई इदारा नहीं है जो इस वक्त इफेक्टिवली काम कर रहा हो। क्योंकि उनको पता था ये टिड्डी दल का क्राइसिस आ रहा है, लोगों को पता था कोरोना का क्राइसिस आ रहा है, ये उनको हैंडल नहीं कर सके। लोगों को पता था कि अभी पीटीआई और बीएनपी के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं 3-4 महीने से। उन्होंने एक दिन भी तकलीफ नहीं की जो है कि जी हम इनको बुला लें कि यार बजट आ रहा है, हम इस दफा बलूचिस्तान में हेल्थ के मैंगल साहब आप कुछ और न दें, लेकिन एक कंसल्टेशन नहीं हुई। आप कहते हैं इतनी बड़ी बजट बना ली, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का, लेकिन आप अपने इत्यादि जो आपके बलूचिस्तान में आपके दस्ते रास्त हैं, और फिर बीएनपी की लेजिटिमेसी आपने देखी है। नंबर्स डजंट मैटर। एक पॉलिटिकल पार्टी आपको पहले मिला है कि बलूचिस्तान इस वक्त आप दोबारा जो है नेशनल, वो क्या कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आप लाने के लिए आपको पार्टी आई, वो आप जानबूझ के, मतलब एक दिन के लिए तो आप खुशकिस्मत, आप 24 घंटे कहते भाई हम कंसल्टेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, हम कोऑर्डिनेशन के जरिए से बलूचिस्तान में जो है ये एहसास महरूमी, लोगों में एहसास पसमानदगी, एहसास जो ये क्या कहते हैं कि दूरी जो है फेडरेशन का, इसको खत्म करना चाहते। ये वाली पॉलिटिकल डिस्कोर्स या डिस्कशंस या अंडरस्टैंडिंग और ये सब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खत्म हो गया। मुझे तो डर ये लग रहा है, ये सिर्फ बलूचिस्तान का क्राइसिस नहीं है। आपका जो पीटीएम का क्राइसिस है वहां पे, इसके पीछे यही चीज है। ठीक है, बाद में लोग कह देंगे कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है। भाई इस्तेमाल बाद में, अगर आप अपने माशरे के अंदर अपने बच्चों को, अपने शहरियों के साथ गपशप का, उनके लब लहजे का, उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग का आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं रहे, खत्म कर रहे हैं सारे, तो फिर तो डेफिनेटली कोई और 1000 सना भाई, इसमें 2 चीजें हैं। मैं जब तक बात है पॉलिटिकल सूरत हाल जो है कि इसमें 2 चीजें, एक तो यह है कि पीटीआई की मैच्योरिटी, तो इससे तो कोई नया नहीं। एक उसके अंदर एक और चीज है कि इमरान खान साहब की जाती है ना, मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो आज तक हर बड़ा लीडर जो है वो एक इज्जत और तकरीम दिया करता था, और उनसे जाकर खुद मिला करता था, दरवाजों पे जाया करते थे, किसी को कोई बुरा नहीं लगता था। आप क्या समझते हैं, खुद इमरान खान की जाती ईगो भी इसके अंदर भी आती है? क्योंकि मेरा तो अंदाजा यही है कि उसकी जाती ईगो ने बहुत सारे रास्ते जो है दरवाजे बंद किए हुए हैं। सर, प्रॉब्लम ये है कि वो हर आदमी को अपना फैन समझता है कि मैं शायद क्रिकेटर हूं, इन्होंने मेरे मैच देखे होंगे, ये मेरे ग्राउंड में बैठे हुए लोगों में से ही डजंट अंडरस्टैंड, मुतकब्बिर है। दूसरी बात ये, उसको ये पता नहीं है कि ये जो लोग आते हैं
یہ خاندانی لوگ ہیں سارے, ان کے ابا و اجداد یہاں پہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی ہے, انہوں نے وائسرائے کو کبھی ہاتھ نہیں ڈالا, انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں اور شہنشاہوں کو, حکمرانوں کے, یہ وہ لوگ ہیں ان کی دھرتی سے لوگوں سے محبت ہے. یہ انہوں نے نہ کرکٹ کے میچ دیکھے ہیں جو آج عمران خان کے ساتھ ہے اس وقت اتحاد میں ہیں, نہ یہ اسٹیڈیمز میں کے سائڈ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس نے کبھی زندگی میں پالیٹکس نہیں کی, کیسے موقع مل گیا لوگوں نے ووٹ. اچھا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان بہت ڈائیورس اور خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورتی کے ساتھ اس میں کچھ کمپلیکسٹیز ہیں, کلچرل کمپلیکسٹیز ہیں, جو ہے ایتھنک کمپلیکسٹیز ہیں, کچھ ریجنل کمپلیکسٹیز ہیں, لیکن وہ کمپلیکسٹیز آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ کے پاس. اچھا ثنا بھائی, ایک سوال جو میں نے پہلے کیا تھا اس کا مجھے جواب نہیں ملا کہ آج کے بعد آپ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے یا حکومتی بینچوں بیٹھیں یا 20 کی اے پی سی کا انتظار کریں گے؟ سر اس میں ابھی ہماری ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ, ہم تو یقین ہے اب جب ان سے خیال ختم ہو گیا تو ہم اپوزیشن نہیں ہے, تو کوئی تیسرا بینچ تو تھا, ہم تو اب انڈیپینڈنٹ تھے. ویسے انڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے ہم نے حکومت کی حمایت کی تھی, جب ہماری انڈیپینڈنٹ پوزیشن ختم ہوئی ہم آٹومیٹکلی ابھی اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ ثنا بھائی, انشاءاللہ وقت ملا تو کوئٹہ آئیں گے انشاءاللہ تو ملاقات ہوگی جی. بہت بہت شکریہ. بہرحال جی انہوں نے جو بات کہی ہے اور آج سندھ میں ہیں وزیر اعظم اور وہاں بھی ملاقات نہیں ہوئی, ان کے ساتھ نہیں ہے, ادھر بھی یہی کہتا ہے بنیاد طور پر سمجھتا ہے پاکستان فین ہے اس کا, یہی ہم آج بول رہے ہیں. یہ کورونا کیوں تباہ ہوا ہے؟ صرف عمران خان کی متکبر ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. آج وہ سندھ گئے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ کیفیت, اگرچہ کہ میں اس کو ذمہ دار. اچھا اور یہ صاحب یہ سندھ گئے ہیں, آج وزیر اعلیٰ سندھ سے نہیں ملے, تو کیا روایت ہی آج کی یہ پرانی روایت؟ بے نظیر بھٹو پنجاب آتی تھی, گورنر ریسیو کرتا تھا, اور نواز شریف صاحب نے دیکھیں پاکستان کی سیاست کو بہت سارے لوگوں نے 30 سال پیچھے ہی چل رہے ہیں ہم, اور نواز شریف بھی یہی کرے گا, وہ بھی یہی تبدیلی کہاں گئی جس کے نعرے لگا کے آئے عمران خان کو تبدیل ہونا. عمران خان صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر اس سارے فریم ورک میں آ چکے ہوئے ہیں. عمران خان بنیادی طور سمجھتا ہے کہ وہ کرکٹ کی ٹیم ہے, اس ٹیم میں کرکٹ کے جس طرح ان کو ڈانٹ کے اکٹھا کرتا ہے, جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ چیف منسٹر کے اندر اور وسیم اکرم کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ خود مرکز اور پنجاب میں اس وقت دوری ہے, سندھ میں دوری ہے, بلوچستان کی آپ نے بات سن لی, کے پی کے اندر کی صورتحال آپ کبھی جا کر لوگوں سے پوچھے تو اگر عمران خان, میں بنیادی طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو کوئی جولٹ نہ لگا اور ان کو یہ کسی نے بتایا نہ کہ جناب آپ عقل کل نہیں ہیں, تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. دیکھیں نا, آپ اندازہ کریں کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے 4 بندوں کو بھیجتے ہیں, جاؤ اس سے مذاکرات کر لو, آپ آسمان سے اترے ہو. نہیں, وہ جو ثنا بلوچ نے بات کہی ہے کہ جہانگیر ترین مائنس آپ کے جہانگیر ترین نشامت قریشی اور پرویز خٹک مائنس, اور اب وہ کہتے ہیں جو معاملہ چلا سکتے تو وہ منظر سے غائب ہیں. یہ تینوں وہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لاٹ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے اندر انٹرنٹ ہیں. پرویز خٹک لیکن سیاسی سوجھ بوجھ تو رکتے ہیں, جا کے مذاکرات کرتے رہے ہیں, خاص طور پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی. مینگل صاحب ایک عزت دار گھرانے کے آدمی, بات صحیح, ان کی ایک سگل ہے, سب کچھ ہر چیز ہے, لوگ ان کے ساتھ عزت و توقیر سے پیش آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اسی طرح آپ مراد اس کو کچھ کہہ دیں, آپ کرتے کیا ہو, آپ چھوٹے چھوٹے چتونگڑے رکھے ہوئے ہیں, ان کو آپ مائک پکڑا دیتے ہو, جا کے بکواس کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ سامنے خود بھی نہیں آتے ہو. ایک آپ نے مراد سعید کو آپ لوگ چلاتے جا کہ آپ نے ہیرو بنا لیا. بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں مراد سعید صاحب, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, میں بنیادی طور پر بھانگ انداز سے وہ جواب دیتے ہیں. بھائی آپ مجھے بتائیں, ان پہ کیا اعتراض؟ نان سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر, بجٹ پیش ہوا ہے, آپ تقریریں اٹھا لیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی, ایک چیز بھی بجٹ کے اوپر ڈسکس نہیں کی ہوئی, انکلوڈنگ اسد عمر. یہ بجٹ ہے کہ تمہارا لیڈر باہر بھاگا ہوا ہے, یہ بجٹ ہے کہ تم نے یہ کیا ہوا ہے, یہ بجٹ ہے کہ تم یہ کرتے ہو, یہ مراد سے یہ بجٹ کیا, کچھ بھی نہیں. سیریسنس آف دا, اسی طرح کورونا کے اوپر بھی کوئی سیریسنس. حل کیا ہے مسئلہ تو یہ, ہم تو بار بار یہ گفتگو کرتے ہیں سر. جمہوریت میں حل پتہ کیا ہوتا ہے, جمہوریت میں حل یہ ہوتا ہے کہ گو بیک ٹو دا پیپل, اتفاق رائے, لوگوں کے پاس جاؤ, لوگوں کے پاس جاؤ, الیکشن ہونے, الیکشن کرو, ریفرینڈم کرو, کچھ کرو. اگر آپ یہ سمجھ جائے سسٹم فیل ہو گیا, ریفرینڈم کراؤ, صدارتی الیکشن ہو, صدارتی نظام آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. اگر نہیں سسٹم فیل ہو, کچھ کرو, لوگوں کے پاس جاؤ اور لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں, اور تاکہ عمران خان کو پتہ چلے کہ اس کی پاپولیرٹی کا لیول کتنا رہ گیا ہوا ہے. کون پوچھے؟ پبلک جائے, لوگ کھڑے ہو,
मसला पता है क्या, जो पहले दिन में जो opposition- जिस बात आपको अपनी opposition पे नजर आ रही है। पे पीटीआई के लोगों ने मुझे गालियां दी सिर्फ इस बात के कि आपने इमरान खान को देवता बना के रखा हुआ है। चलो मैं पैगंबर की बात को छोड़ देता हूं इस वक्त। इमरान खान को देवता बना के रखा हुआ है। आप इमरान, हर बंदा अंदर से समझता होता है, कह रहा होता है कि ये गलत कर रहा है। कोरोना के मामले में 80% पीटीआई के लोग समझते हैं कि इमरान खान गलत पॉलिसी देता है, लेकिन टीवी पे आकर डिफेंड करते हैं। यही नून लीग का मसला है, यही उसका चीजों को किसने हाईलाइट करना, अपोजिशन ने करना है ना, अपोजिशन कहाँ है? खत्म, यही मसला किधर है? पाकिस्तान का यही तो मसला है। तो फिर एक बात बताऊं आपको, जो लाए हैं वही निकाले। अच्छा, चले देखते हैं जी क्या होता है और क्या आगे का लाइन जो लाते रहे सबको वही लाते रहे। सबको लाते रहे, एक को नहीं, सबको लाए। मुझे तो नहीं लग रहा। एस्टैब्लिशमेंट तो सबकी हो ना। अभी तो नहीं, मिल मिला के हुकूमत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखते हैं मामला किस तरफ बढ़ते हैं। या ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे एक हमारे लेजेंड तारिक अजीज आज इस दायरे फानी से कूच कर गए। आज उनकी तदफीन हुई, उनकी खिदमत पे करेंगे बात ब्रेक के बाद।